सीधी बात में आज बारी है भारतवर्ष के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। इनके पास और भी बहुत सारे महकमे हैं, परंतु आज साइंस की बात कम करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात कम करेंगे, परंतु स्वास्थ्य के बारे में उनसे ज़्यादा सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपने मास्क पहन लिया? नहीं, मास्क तो मैं पहले दिन से पहन रहा हूं और सारे देश के लोगों को ये बराबर एडवोकेट कर रहा हूं। मैं ही नहीं कर रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। मैं तो इसको सोशल वैक्सीन की तरह प्रमोट करता रहा हूं और मैं तो आपको भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी कार्यक्रम अगर करते हैं तो भी, बातचीत करते हैं तो भी, कोई भी आप अपनी टॉक डिलीवर करते हैं तो भी, आप जहां भी जाते हैं हर समय आपका मास्क आपके नाक को और मुंह को कवर करके रहना चाहिए। यहाँ पर नहीं, ये मास्क हुआ है, आपने सलाह बहुत अच्छी दी। इस मास्क को मैं तो आपकी सलाह मान लूंगा, पर आपके नेता आपकी सलाह माने तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, बात ये है कि आप मानना शुरू करिए ना। सबको मास्क पहनना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, पर अफसोस की बात ये है कि जितने लोग सलाह देते हैं आपके अलावा बाकी किसी मंत्री को मास्क पहनते हुए देखा नहीं मैंने भाषण करते हुए पिछले 15 दिनों के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आज ही ट्वीट देख रहा था, केंद्रीय मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं सबके साथ हमारे मास्क के बिना। अब देखिए, मैं किसी भी मुख्यमंत्री हर पार्टी के, मैं आपकी पार्टी की चाहे कोई भी हो, वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई अधिकारी हो, साधारण व्यक्ति हो या जर्नलिस्ट हो, अगर कोई भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अपने प्राण को भी खतरे में डाल रहा है और साथ में दूसरों के भी प्राण को खतरे में डाल रहा है। इसलिए मैं इसमें स्पेसिफिक्स में किसी को कोई अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो सबके लिए गलत है, जो चीज़ ठीक है, एप्रोप्रिएट है, वो सबके लिए एप्रोप्रिएट है। और 2020 से लेकर आज तक शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस दुनिया में लोगों के लिए जो मैं कम से कम समझ पाया हूँ, एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और जितना मैंने कोविड के वायरस को जाना है, समझा है, उसकी गहराई के अंदर मैंने डूबने का प्रयास किया है, जितनी उस पर रिसर्च हुई है हमारी अपनी साइंस मिनिस्ट्री में भी, शायद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है, तो वो ये मास्क है, जिसको प्रॉपरली पहनना, नाक और मुंह के ऊपर ढक कर रखना, जब शुरू किया था, और 2 गज की दूरी बनाकर रखना और हाथों को साबुन से धोते रहना, इससे बड़ा इम्पोर्टेंट कोई विषय नहीं कह रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये आपका शुरू में नारा था। आप बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, फोटो लगाई हाथ धोते हुए। आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं 8-1.5 साल के बाद कि देश के अंदर, विश्व भर के अंदर सबसे ज्यादा केसेस आज दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे ये है कि अपना नारा ही भूल गए आप सब नेतागण। देखिए, ये हम नारा क्यों बढ़े केस, इसलिए बढ़े कि हम मास्क नहीं पहनते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी वही बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश में, समाज में लोगों ने, चाहे अब उसमें देखिए, जब मैं समाज की बात कर रहा हूं तो उसमें कोई डिफरेंशिएट मत करिए कि नेता उसमें अलग कैटेगरी है, कोई जनता अलग कैटेगरी है। हम सब जिम्मेदार हैं ना, हम सब लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी जो फरवरी के अंदर हम केसेस को बिल्कुल एकदम जमीन पर ले आए थे और अब दोबारा से 2 महीने में जो सर्ज हुआ है, ये सिर्फ हमारे समाज में लोगों के द्वारा इसको कैजुअली लेने के कारण, लापरवाही के कारण, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इग्नोर करने के कारण, और जो ये सोशल वैक्सीन है इसके इम्पोर्टेंस को जो है भूलने के कारण। बिल्कुल ठीक बात की, पर इसके जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? आप नेताओं को ठहराएंगे, अभिनेताओं को ठहराएंगे, या आम जनता हर चीज के लिए जिम्मेवार है? हम और आप जिम्मेवार नहीं है। देखिए, इसके लिए हर उस व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो समाज का कोई दूसरा वरिष्ठ प्रोफेशनल हो, और चाहे वो समाज का साधारण व्यक्ति हो, उनको सबको मैं जिम्मेदार मानूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो लोग जिम्मेदारी के पद पर हैं उनकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, एंड आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको लगता नहीं है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेता हों, चाहे बाकी लोग हैं, उन्होंने अपने कंडक्ट से जनता के साथ थोड़ी सी ज्यादती कर दी? अब देखिए, अब इसको मैं किसी का नाम नहीं ले, किसी पार्टी को नहीं ले रहा, इसमें अब स्पेसिफिक्स में हम ना जाएं, लेकिन मैंने जब कहा ना, मैंने तो आपको कहा
कि सब लोग बराबर रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर लापरवाही कोई भी कर रहा है तो उसको जो है किसी तरीके से भी जो है ना इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको माफ़ी नहीं की जा सकती। मतलब हर चीज़ के लिए जनता, मतलब जो आपने पहले स्ट्रिक्ट किया, हर रोज़ एक टीवी पे हर जगह हाथ धोने की चलती थी, मास्क पहने हुए चलती थी, मास्क नहीं तो टोकेंगे, ये एक नारा लगता था, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अब मैं जितने भी, कल भी परसों भी आप सब लोगों की हेल्थ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, मास्क के बारे में बात ही नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोशल हमारे प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल से ज़्यादा समय में कम से कम 1 दर्जन से तो ज़्यादा उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की। हाँ, और शायद इतनी ही बार उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया होगा। कई बार तो मुझे याद है, एक बार इधर दीपावली से पहले तो उनका 10 मिनट का राष्ट्र के नाम संदेश केवल इसी बात के लिए फोकस था, और लगातार वो इस बात को जो है बराबर एम्फेसाइज कर रहे हैं, बराबर कह रहे हैं, बराबर लोगों को आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, बराबर इसकी इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं। साधारण से साधारण भाषा में भी 2 गज की दूरी उन्होंने ये नाम दिया। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। देखिए, तो ये आप मत कहिए। हमारी सरकार ने जितने प्रकार के मैकेनिज्म हो सकते हैं, हमने शुरू से कोई चीफ चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे किसी और का हो। वो तो बात आपने कह दी ना कि वो तो मैंने स्वीकार किया कि कोई भी किसी भी पद पर है, अगर वो इग्नोर कर रहा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, तो वो अपने लिए भी जस्टिफाइड नहीं है। उसके लिए वो अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहा है, सोसाइटी के साथ भी नहीं कर रहा, उसमें तो कोई 2 मत है नहीं। लेकिन आप सरकार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हमारे लोगों की बात कर रहे हैं, 117 करोड़ लोगों को 1.25 साल से हम हर कॉलर ट्यून के अंदर जो है, टेलीफोन के अंदर बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में करते थे, आज नहीं। देखिए, सुनना पड़ता है नहीं, हम सुना रहे हैं, जबरदस्ती सुना रहे हैं। और उसी के कारण बच्चे को आज ये बात समझ में आ गई है कि अगर अपने प्राण की कोविड से रक्षा करनी है तो ये मास्क कितना जरूरी है, सैनिटाइजेशन कितना जरूरी है। अगर मैं फोन पे फोटो दिखाना शुरू कर दूं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के, आपसे लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी तक, आपको कोई भी बड़ा नेता मास्क पहन करके रैली एड्रेस करता नजर नहीं आएगा। देखिए, मेरे को आपका कोई पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर जा रहा है सड़क के ऊपर, मास्क पहना नहीं होगा। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, मैं ये जो भी आप बात कह रहे हैं, इसको मैं अत्यंत कष्टदायक और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और मैं आपके कार्यक्रम में फिर से सारे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं, किसी भी स्तर के हों, कि कृपया अगर हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई में विजय प्राप्त करनी है, इस संघर्ष को, इसकी सफलता की चरम सीमा तक लेकर जाना है, जिसकी हमने अब तक काबिलियत भी विकसित कर ली है, इसका एक्सपीरियंस भी कर लिया है, इसकी सारी लर्निंग्स भी हमारे पास हैं, सारी टेक्निक भी हमने सीख ली हैं, तो हम प्लीज़ फॉर गॉड से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में किसी भी समय इसको कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। आपने जो खोल दिए सारे, हर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेशर, आप भी देखता हूं कि आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने क्यों बंद कर रहे हैं, आपने हर पर फंक्शन खोल दिए, होली के बाद इतने लोग आपने एयरप्लेन चला दिए, सब चीज कर दिया आपने, और अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर किया नहीं। प्रभु जी, आप एक बात समझिए कि जब लॉकडाउन था तो आप ही या आपके साथी इस बात के लिए निंदा करते थे कि लॉकडाउन क्यों किया। अब इकोनॉमी को और जो इसके लॉकडाउन या कोविड के लिए जितने नियम हैं, इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए बिहेवियर की बात कर रहा हूं, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा। देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोई ऐसी चीज नहीं है कि बटन दबाया और सारा कुछ जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सबके मुंह पे मास्क आके लग गया। वो तो लगातार परसुएशन से हम जितने भी हमारे पास तरीके हैं कम्युनिकेशन के, जितने भी लीडिंग बाय एग्जाम्पल है, व्हाटएवर हमारे पास संभव है, मैंने 1.25 साल के अंदर एक बार भी मास्क नहीं उतारा है। और मैं तो आप सारे भाषण भी इसी के साथ दिए हैं, और बराबर जो है मैं तो घर के अंदर भी मेजॉरिटी टाइम जो है मास्क को पहन के रखता हूं। इसीलिए बार बार हम देश के लोगों को कहते हैं, भाई अब आपने अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, साथ में, अस्पताल में, डॉक्टरों ने सबने मिलकर ऐसे बहुत सारे अपने निकट संबंधियों को देख लिया जो बीमार भी हुए, जिनकी मृत्यु भी हुई, इन्फेक्ट होने लग गए पहली बार। देखिए, नर्सिस और डॉक्टर्स तो बेचारे पहले हुए थे, अब दोबारा होने लग गए। दोबारा कोई अलग कोई कोविड थोड़ी है, वो तो जो डॉक्टर्स और नर्सिस तो हमारे सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सबसे ज्यादा खतरा वल्नरेबल वही हैं, और पहले दिन से वो सबसे ज्यादा उन्होंने
रिस्क लिया, मैं समझता हूं कि उनको तो हम लोग जो है सारा देश उनको सलाम कर रहा है, दुनिया उनको सलाम कर रही है। आप क्या ये बात मानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कोविड कंडक्ट जो है प्रोटोकॉल इन्फोर्स करने में कामयाब नहीं हुई है? सरकार पूरी तरह से इस विषय के ऊपर पूरी, जिसे कहते हैं ना, 24 घंटे की अलर्टनेस बना के उसने रखी है। मुझे पता है ना कि 1.25 साल के अंदर हमारा ऑफिस जो है, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, 24 घंटे हमारा ऑफिस काम करता है। आपने नहीं कुछ किया इसके बारे में तो मैं सवाल पूछ ही नहीं रहा आपसे। इतनी मीटिंग करने के बाद, प्राइम मिनिस्टर की मॉनिटरिंग करने के बाद, 24 मीटिंगों के बाद भी अगर केसेस बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कमी तो किसी, आप जनता को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं जनता को देखिए ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कारणों का एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना। ये तो अब समझना पड़ेगा ना कि अगर हमने सोसाइटी के अंदर हमने शादियां करनी शुरू कर दी, शादियों में बड़ी मात्रा में लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, उसके अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए, मास्क लगाना छोड़ दिया, अब ट्रेन में बसों में सफ़र कर रहे हैं लेकिन जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम जो है रैलीज कर रहे हैं। हम चुनाव का क्या बारे में क्या कहेंगे आप? चुनाव कराना क्या जरूरी था क्या? नहीं, देखिए चुनाव करना या कराना ये कोई डॉक्टर हर्षवर्धन का विषय नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का विषय है। इलेक्शन कमीशन का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का है। नहीं, ये राजनीतिक पार्टी अगर चाहती कि इलेक्शन ना हो, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी करने के लिए ना तो सक्षम हूं, ना ही मुझे करनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। इस पे मैं नहीं कमेंट कोई कर सकता। हाँ, ये मैं ज़रूर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बराबर कहता रहा हूं कि भाई आपको जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करनी है उसमें कुछ भी करिए, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इसको किसी कीमत पर मत कॉम्प्रोमाइज करने। इसलिए उठा रहा था, आपने बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन करेगा, शेड्यूल है, इलेक्शन का टर्म खत्म हो रही है, इलेक्शन तो कराना ही कराना है। परंतु एग्जाम्पल है कि जब देश की जान खतरे में हो तो चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है। इतना बड़ा डिसीजन को लेना कोई मुश्किल नहीं है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हो सकता था। मैं एग्जाम्पल ले कि जैसे इलेक्शन से बंगाल में केवल 3300 केस एक्टिव थे, आज की डेट में 15,000 हैं चुनाव के बाद। देखिए, ये तमिलनाडु में 4,000 थे, आज 25,000 हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपका सुझाव है अच्छा सुझाव हो सकता है। आपने जब एकदम पोलियो देश से खत्म कर दिया, आपने 2 बूंद लगा करके जी, आपसे तो पोलियो मैन जाने जाते हैं, वंडर जाने जाते हैं जी। तो इसके लिए भी कोई इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए था ना, कि जैसे वहां सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ भी मास वैक्सीनेशन करके आपसे कर सकते थे, नहीं किया कर पाए। तो देखिए एक बात समझिए प्रभु जी, जहाँ तक वैक्सीनेशन का आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूँ। साइंस में शायद इतनी फास्टेस्ट स्पीड से कोई वैक्सीन शायद इतनी डेवलप नहीं हुई होगी कि 1 साल से कम समय के अंदर वैक्सीन डेवलप हो गई हो। 1 साल से कम के पीरियड में 2 वैक्सीन हमने डेवलप करके देश को दे दी। 6 वैक्सीन नहीं, उसमें हमारे यहाँ पे सब हो रहा है, जो जॉइंट रिसर्च है, सब कुछ है। 6 वैक्सीन इस समय जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के एडवांस्ड फेजेस के अंदर चल रही हैं। 14 वैक्सीन इस समय एक प्रकार से प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और 2 वैक्सीन भी जो हमने उपलब्ध कराई उसकी 9.5 करोड़ के करीब डोजेज जो है भारत के लोगों को हम लगवा चुके हैं ऑलरेडी जो है। और आज भी वैक्सीन की जो काबिलियत है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की, उसको रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंटल कैपेसिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारे बायोटेक्नोलॉजी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड सुरक्षा के लिए इतना बड़ा 900 करोड़ रुपए का फंड जो है इसके लिए विकसित किया। 35,000 करोड़ रुपए का प्रभु जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। आज सारे देश को अगर वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है तो वो प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत सरकार के द्वारा सारे देश को उपलब्ध कराई जा रही है। मैं उस पर आता हूं, मैं डिटेल में जाऊंगा उसके भी अगले। सवाल ये है कि उससे पहले जब तक जितनी मर्जी वैक्सीन लगा दीजिए आप, वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को हो रही है कोविड। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लगता नहीं कि कई चीजें आपको हार्ड डिसीजन मोदी जी लेने में एक्सपर्ट हैं, लेते हैं। इसमें नहीं कि मैं एकदम कोई फंक्शन नहीं होने दूंगा, पॉलिटिकल रैलीज नहीं होने दूंगा, रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे, एयरलाइंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब क्योंकि सोशल बिहेवियर तभी कंट्रोल हुआ। ये इतना हार्ड डिसीजन लेने में क्या परेशानी? देखिए ऐसा है कि दुनिया में हार्ड डिसीजन जब जरूरत थी तो उसको लेने वाले शायद सबसे पहले लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जब मार्च में 25 या 24 तारीख को उन्होंने लॉकडाउन किया। उस समय की आवश्यकता थी लॉकडाउन। बाद में एक
इकोनॉमी को भी दोबारा से रिवाइव करके ठीक करना था और साथ में कोविड को भी कंट्रोल करना था, तो उसके बीच में बैलेंस की स्थिति बनाई गई और उसके लिए सारे दुनिया भर के नियम, कायदे, कानून, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये सारे विकसित किए गए और उसी का परिणाम था कि जो 1 साल तक प्रयास किया गया उसके कारण ही तो भारत के अंदर जो है केसेस हमारे जो है कितने कम हो गए थे। कोरोना कर्फ्यू लगा दिया, छोटे छोटे धंधे बंद हो गए। मैं तो बड़ा जो काम होना चाहिए, जैसे जहाज अभी भी चल रहे हैं, बड़े मजे से चल रहे हैं सारे के सारे, बड़े का फिल्मों की शूटिंग आपने पहले शुरू करा दी, फिल्म स्टार भी अब देखिए ये इसके ऊपर ये प्रभु जी एक बात सुनिए, अगर जहाजों को चालू किया है तो उसमें भी सारे कोविड अप्रोप्रिएट जो है प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं और लाखों लोगों को विदेशों में फंसे हुए थे उस विषम परिस्थिति में भी भारत वापस लेके आया। वंदे मातरम थे, आप उसको वंदे मातरम को उसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सारे देश विरोधियों ने लिखा है, सारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, एक लेबोरेटरी से 2449 लेबोरेटरी तक पहुंचा दिया। उस लॉकडाउन में हमने सारी लैब्स की जो सेटिंग्स है सारे देश के अंदर पहुंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया सारे देश में। आज 20 लाख से ऊपर जो है बेड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देशवासियों, दूसरे सरकारों के साथ, सबके साथ मिलकर हमने खड़ा किया। सारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की, पीपीई किट्स की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत को कर दिया। जो चीजें इंपोर्ट हो रही थी वो आज एक्सपोर्ट करने की हम स्थिति में आ गए। 150 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने जो है। डॉक्टर साहब बहुत किया, मैं मान रहा हूं, पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वैक्सीन के ऊपर आपने देखा होगा कुछ तरह से काफी चर्चा हो रही है कि वैक्सीन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। उम्मीद होती है लोगों की ज्यादा। एक दिन लगता है सबसे ज्यादा 32 लाख भी लोग वैक्सीन लगाए एक दिन के अंदर, एवरेज बनती है लगभग 12 लाख अभी तक। अगर 15 लाख की एवरेज भी लगा लो तो आपका जो टारगेट है वो तो 1 साल में पूरा नहीं होगा। देखिए आप ये प्रभु जी समझिए कि ये वैक्सीनेशन जो है ना, ये एकदम एक डायनामिक प्रोसेस है। इसको आप नंबर्स के हिसाब से, नंबर्स के अंदर आज भी हम जो एक दिन में जो एवरेज लगाते हैं भारत में वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। वो एवरेज आज 30 लाख के करीब जो है हमने जब लगाया तो वो अमेरिका के नंबर से ज़्यादा था। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इसलिए एवरेज में मत जाइए। अमेरिका के आधी पॉपुलेशन को लग चुका है, आधी एलिजिबल कैंडिडेट को लग चुका है 40%। आप हमारी पॉपुलेशन इसलिए परसेंटेज होती है ना, नंबर से मत जाइए आप। इसलिए हम जो है दुनिया 4% पॉपुलेशन कवर हुई, फास्टेस्ट जो है हमने जो है ये 9.5 करोड़ लोगों को भी सबसे कम समय में फास्टेस्ट तरीके से दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमने वैक्सीनेशन। आप नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए आप बात यह कि आप परसेंटेज अब आप अगर मैं परसेंटेज की करूंगा तो आप नंबर की करेंगे, नंबर की करूंगा तो आप परसेंटेज की बात करेंगे। जो आपको सूट करता है वही करूंगा। देखिए सवाल इस बात का है कि वैक्सीनेशन जो है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसकी साइंटिफिक गाइडलाइंस है। साइंटिफिक गाइडलाइंस को WHO जैसी संस्था का एंडोर्समेंट है और फिर एक हमारी वैक्सीनेशन के अंदर जो वैक्सीन्स की उपलब्धता की एक हमारी देश की कैपेसिटी है। WHO की भी गाइडलाइन है कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी है। हमने 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, हमने हेल्थ केयर वर्कर से शुरू किया, फ्रंट लाइन वर्कर से शुरू किया, फिर हमने 60 साल से ऊपर के लोगों को कैटेगराइजेशन किया 45 से, और पर वो भी तो 100% कवर हुए अभी तक। 88% देखिए सुन लीजिए, 88% जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है उसको हमने कवर कर दिया, यानी कि जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स थे। जो पॉलिटिक्स जो आ रही है, मुझे महाराष्ट्र के अंदर 12 करोड़ की पॉपुलेशन हो तो वहां भी आप 1 करोड़ वैक्सीन दे, गुजरात जो 6 करोड़, क्योंकि गुजरात का नाम बार बार इसलिए थे कि प्रधानमंत्री हमारे वहां से आते हैं, ऑपोजिशन को मजा आता है। सुन लीजिए आप, हमारे ऊपर जब ये महाराष्ट्र के अंदर जो है विशेष रूप से ये पॉलिटिक्स हो रही थी, छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स हो रही थी, कोवैक्सीन को हमने छत्तीसगढ़ को जनवरी में जो है जब हमने भेज दिया तो 2 महीने तक उन्होंने लगाई नहीं। 2 बार मैंने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद मैंने उनके चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा, लेकिन 3 महीने तक वहाँ पर सिर्फ राजनीति करते रहे, कोवैक्सीन को नहीं लगाएंगे, और फिर मार्च के एंड में उसको लगाना शुरू किया। महाराष्ट्र, देखिए आपका जो सवाल है, मैं आपके सवाल आपके डाटा बता रहा हूँ। मैं आज भी सबसे ज्यादा वैक्सीन आज की तारीख तक अगर किसी स्टेट को हमने दिया तो वो महाराष्ट्र है। वो तो बात ठीक है आपकी, पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा केस भी वही है ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ये 3 स्टेट्स हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी गई। पहली बात तो ये जो वैक्सीन की डोजेस हैं ये
पॉपुलेशन से इनका कोई लिंक नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए। ये फार्मूला, ये अच्छी बात की आपने, फार्मूला समझा दो, केसेस से या पॉपुलेशन से। अगर ये सुन लीजिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर ये पॉपुलेशन से होता तो फिर तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा दी होती हमने फिर उत्तर प्रदेश को तो आप देखो जरा चार्ट में, आपको देख के पता लग जाएगा। बाकी स्टेट्स के अंदर जैसे यूपी की आपने बात की कि यूपी को भी आपने कम दी, राजस्थान को ज्यादा दी, राजस्थान वाले भी कह रहे हैं उनके सेंटर कम हो गए, मध्य प्रदेश आपके यूपी के अंदर सेंट्री काउंटर कई बंद हो गए, कई स्टेट्स के अंदर उड़ीसा जो आपका फ्रेंडली है, उड़ीसा वालों ने कई सेंटर बंद कर दिए। प्रभु जी एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो कह रहे हैं ना, इस सेंटर पे वैक्सीन नहीं, उस सेंटर पे, हम सारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे वैक्सीन को देते हैं। उसके आगे वैक्सीन को सब सेंटर्स पर उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, या वो जितना भी उपयोग कर पा रहे हैं उसके हिसाब से वहां समयबद्ध तरीके से पहुंचाना, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उतनी मेटिकुलस प्लानिंग उसने नहीं की है और वो अपने सेंटर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है ठीक से, या वहां पर वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है, लाखों वैक्सीन वेस्ट हो रही है, जब कि एक एक वैक्सीन की डोज की कितना महत्व है, तो ये जिम्मेदारी उस सरकार की है, फेलियर भी उसी सरकार का है। आपका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन सारे देश में रैशनल तरीके से किया, उसके अंदर कोई राजनीति नहीं है, वो तो सीधी सी बात है। 101% विद अटमोस्ट सिंसियरिटी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने खाली वैक्सीन की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो कोई भी चीजें हो, कि हम अपनी जिम्मेदारी को जो है अपनाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो एक और जो आता है, आपने जो है वैक्सीन की सप्लाई के लिए जो बाकी मैन्युफैक्चरर आ रहे थे, जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका वाले यहाँ पर आए थे, आपने उनसे सवाल पूछे, उसके बाद वो आए नहीं, आए कि पता नहीं है, इतने सारे नाम आपने बताए, ये जो इतने सारे जो फाइजर है या बाकी हैं, उनको लाने में क्या परेशानी है? देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि आपने फाइजर की बात किया, फाइजर ने एक बार यहाँ पर शुरू में अप्लाई किया, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि आपको यहाँ पर, देखिए हिंदुस्तान में कोई भी बाहर की चीज़ आती है तो अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल होने के लिए एक ब्रिजिंग का, जिसे कहते हैं ना कि ट्रायल जो है वो करना जरूरी होता है। जैसे ही उनको ये पता लगा कि वो ट्रायल बहुत थोड़े से सैंपल में होता है, जब उन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर ये करना ज़रूरी है तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया शुरुआती दौर में ही। आज तक फाइजर ने कोई हमें एप्लीकेशन नहीं दिया, मॉडर्ना ने कोई हमें एप्लीकेशन नहीं दिया किसी तरह की, और बाहर के जो स्पुतनिक है उसकी हमारे पास एप्लीकेशन है, उसको मैं समझता हूँ हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने वाला है। जैसे आपने भारत बायोटेक के 24 घंटे में क्लियरेंस हो गई थी, उनकी भी हो सकती थी ना। भारत बायोटेक का जब उन्होंने अपने ट्रायल्स को एक एडवांस स्टेज तक पहुंचाया, उसके बाद हमने दिया। आज स्पुतनिक के अगर उस स्टेज में पहुंचे हैं तो आज उनको भी मिल जाएगी। हमने कभी ये जो आरोप है कि सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होनी थी, ये गलत है ना, किसी ने अप्लाई नहीं किया तो कैसे अप्रूव? तो मैंने तो आपको रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ भाई, आपको फाइजर के बारे में बता रहा हूँ, आपको मॉडर्ना ने तो आज तक अप्लाई नहीं किया, जो है फाइजर ने भी जो है शुरुआत में अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दी। बार सवाल उठता है कि सबके लिए खोलते क्यों नहीं? 45 साल रख लिया आपने, अब देख रहे हैं कि लोग ज्यादातर जो नए लोग आ रहे हैं वो नए यंग लोगों के ऊपर हो रहा है, तो एज लिमिट के, क्योंकि सप्लाई इसका रीजन है या साइंटिफिक कोई रीजन? देखिए दोनों रीजन है, एक तो साइंटिफिक है जो मैंने बताया कि जो एक गाइडलाइन है WHO की, किस तरह से हमने वल्नरेबल्स को, और दूसरा ऑब्वियसली जो है सप्लाई है। मान लीजिए आज अगर दोनों कंपनियां मिलकर 7-7.5 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं और आगे ठीक है हम उनकी जो पैसे मांग रहे हैं 3000 करोड़ मांगे, उनको देने में क्या परेशानी? हम उनको जो भी मदद कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं हम। पर आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितने लोगों को वैक्सीन कितने दिनों में लग जाएगी? पहले आपने टारगेट फिक्स किए थे, वो शायद पूरे होते लगते नहीं है। देखिए ये सवाल इस बात का, इसको कभी भी किसी टाइम आपने नंबर दिए थे पहले 300 मिलियन 200 मिलियन, इसको किसी भी टाइम के साथ आप इसलिए लिंक नहीं कर सकते। टाइम लिमिट बताना, नंबर बताना अभी मुश्किल है। ये तो एक डायनामिक प्रोसेस है प्रभु जी, इसके अंदर कोई भी आदमी जो है टाइम, अब कितने लोग कितना, आप किसी दिन 43 लाख लोग लगाते हैं, किसी दिन 36 लाख लोग लगाते हैं। इज द वर्स्ट ओवर या अभी आनी है? क्या चीज वर्स्ट ओवर है, पीक अभी आएगी? देखिए मैं ये समझता हूं कि अगर लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में गंभीरता को दोबारा से सुनिश्चित किया तो जितनी तेजी से केसेस बढ़े हैं उतनी ही तेजी से ये कम हो जाएंगे। ये मैं ऐसे डॉक्टर समझता हूं कि ये संभव है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।